हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉपर्स बाय पूजा सूरी। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज लेकर आए थे। उसमें हम आज समझाने वाले हैं आपको नए नए टॉपिक्स, नए नए क्वेश्चंस, जिससे आप क्रैक कर पाएंगे अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से। उम्मीद है आपको पहले की वीडियोस भी बहुत अच्छी पसंद आई होंगी और आपने ज़रूर उनसे कुछ नॉलेज ली हुई होगी। तो ज़्यादा ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। इसमें हम आज कवर करने वाले हैं इंग्लिश को, हिंदी को, रीजनिंग के क्वेश्चंस को, और जो ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके जो एग्जाम्स हैं वो बहुत अच्छे से क्रैक हो सकें और आपको नई नई जानकारी वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सबसाइड। ये जो सबसाइड वर्ड हमें यहाँ पर दिया हुआ है, इसके दो तीन मीनिंग होते हैं। इंग्लिश में एक ही वर्ड के काफ़ी सारे मीनिंग्स होते हैं। तो सबसाइड का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि किसी कोई इंसान है, हम उसे बोलते हैं सबसाइड, दैट मीन्स शांत हो जाना, काम हो जाना। यानी कि कोई व्यक्ति अगर काफ़ी शांत हो जाता है तो उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ होता है। और अगर जैसे कि कोई बिल्डिंग है वो धंस जाती है, नीचे गिर जाती है, तो उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है ड्रॉप। अब ड्रॉप का मतलब ही यही है, गिर जाना। यानी कि जैसे कि टेम्परेचर, हम कहते हैं कि टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, इतने डिग्री सेल्सियस से इतना हो गया। तो सिंक, सिंक का मतलब भी डूब जाना है, यानी कि ये भी नेगेटिव सेंस में जा रहा है, नहीं की सेंस में, जैसे कोई चीज़ डूब जाती है। स्टैंड का मतलब है खड़ा होना। फॉल मतलब भी गिरना। तो हमारे जो सबसाइड का अपोजिट, सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग। अपोजिट यानी कि हमें उल्टा वर्ड चाहिए, यानी कि इसका मीनिंग उल्टा होना चाहिए। यानी कि सबसाइड, मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोई चीज़ धंस जाती है जैसे बिल्डिंग, या कोई शांत हो जाता है तो ड्रॉप होने की सेंस में आता है। तो ड्रॉप, सिंक और फॉल तो नहीं हो सकते, यानी कि स्टैंड इसका बिल्कुल अपोजिट जा रहा है कि ऊपर उठ जाना। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, yesterday I noticed that when the teacher was teaching you dash to her। तो ये yesterday की बात है। yesterday से ही हमें क्लियर हो जाता है कि ये पहले की बात है, पास्ट टेंस की बात है। तो yesterday मैंने क्या नोटिस किया था, सेकेंड फॉर्म भी मुझे बता रही है कि ये पास्ट टेंस है। तो yesterday मैंने नोटिस किया था कि जब टीचर was teaching, टीचर पढ़ा रही थी, you dash to her, आप क्या कर रहे थे? do not listen। अब ये जो डू नॉट है फर्स्ट फॉर्म है, ये तो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन अगर मेरा यहाँ पे पास्ट टेंस है, मुझे दिख गया कि ये पास्ट है, तो मैं प्रेजेंट का यूज तो नहीं करूंगी, और ये वैसे सिंपल प्रेजेंट है। हैव नॉट, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, आर नॉट लिसनिंग। अब इज आर एम, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। प्रेजेंट का तो हम यूज करने ही नहीं वाले, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। हैव नॉट, हैज नॉट, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। और डू नॉट लिसन, ये हमारा प्रेजेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रेंड्स की, जब भी मैं क्वेश्चंस को करवाती हूँ तो मैं सीधा आपको आंसर नहीं बता देती, जैसा कि ज़्यादातर वीडियोस में मैंने देखा है वो सिर्फ आंसर बता देते हैं कि टिक 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 होती है और बस आंसर आ जाता है। अब इससे आपको समझ कैसे आएगा? समझाने के लिए मैं हर क्वेश्चन का कोशिश रहती है मेरी कि ज़्यादातर क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन नहीं है वो क्यों नहीं है, ये भी आपको मैं अच्छे से क्लियर कराऊँ, और जो आंसर है वो क्यों है, विद रूल आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि इस तरह के और क्वेश्चंस भी तो आ सकते हैं तो आप उनको इजीली कर पाए, आपको कोई डिफिकल्टी ना आए। इसी सोच के साथ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब ये तो प्रेजेंट है, मुझे क्या करना है, नोटिस और यस्टरडे से मुझे मिल चुका है हिंट की ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में तो ये प्रेजेंट वाले आएंगे नहीं। तो वर नॉट लिसनिंग, तो हिंदी में भी चेक करके बता देती हूँ और रूल वाइज भी आपको बता देती हूँ कि yesterday जब मैंने नोटिस किया था कि टीचर पढ़ा रही थी, तुम ध्यान नहीं दे रहे थे, तो यू वर नॉट लिसनिंग, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है जो आएगा। और ये वाज वर जो होते हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं। अगर किसी को टेंसेस में भी दिक्कत है कि बहुत बहुत टाइम से टेंसेस करने के बाद भी अच्छे से नहीं आते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टेंसेस की बहुत ही बढ़िया वीडियो, जिससे आप कभी भूले नहीं, और जो जीरो से भी स्टार्टिंग कर रहे हैं वो भी हीरो बन जाएं, तो हम जरूर लेकर आएंगे, बस एक आपके कमेंट की देर है। तो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, वर नॉट लिसनिंग इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट की वजह से वो यहाँ पर आएगा। लंबोदर में कौन सा समास है? अब आ जाते हैं हम अपने हिंदी सेक्शन की तरफ। लंबोदर में कौन सा समास है? अब लंबोदर का पहले मीनिंग आपको पता होना चाहिए। लंबोदर का मतलब है लंबा है उदर जिसका, उदर होता है पेट,
लंबा है पेट जिसका, अर्थात ये गणेश जी के लिए शब्द कहा गया है, जो कि गणेश जी हमारे पूज्य हैं बहुत भगवान। लंबोदर, इसमें कौन सा समास है? आपको समास विग्रह करना भी आ सकता है। लंबा है उदर जिसका, अब हर किसी को हम लंबोदर नहीं कह सकते, खास गणेश जी के लिए शब्द यूज होता है, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। तो जब इस तरह का समास होता है, जो कि जैसे कि श्वेतांबर, पीतांबर और आपके जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं, दशानन, जो कि किसी खास के लिए होते हैं और किसी के लिए, हर एक के लिए वर्ड यूज नहीं किया जाता, और इस तरह से उनका विग्रह हो, तो वो बहुब्रीहि समास होते हैं। मैं अब आपको बता देती हूँ कि ये क्यों नहीं है हर बार की तरह। अब जैसे कि द्विगु समास है, द्विगु समास होता है जहां पर गिनती होती है, जैसे कि चौराहा, चार राहों का समूह, ठीक है, जहां पर गिनती आ जाए वहां पर द्विगु समास होगा। गा से आप गिनती वर्ड याद रख सकते हैं, द्विगु यानी कि गिनती, ठीक है। जैसे कि पहर, दोपहर, दो पहरों का समूह, यानी कि द्विगु मतलब गिनती, गिनती वाला समास। अब आता है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास हमारा वो समास होता है जैसे कि हम करते हैं ना हिंदी में, कर्ता ने, कर्म को, करण से, यानी कि ने, में, पर, ये सब वर्ड यूज होते हैं। का, के, की, जैसे षष्ठी, सप्तमी, में, पर, तो में पर कहीं से आया, शरणागत शरण में आया हुआ, यानी कि पेड़ पर बैठा हुआ, यानी कि में, पर, का, के, की, इस तरह के वर्ड जब बीच में यूज होते हैं तो तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय, कर्मधारय में क्या होता है कि एक वर्ड दूसरे वर्ड की उपमा बता रहा होता है, उसकी तारीफ कर रहा होता है, जैसे कि नील कमल, तो यानी कि कमल की क्या विशेषता है कि वो नीला है, ठीक है। तो इस तरह एक वर्ड दूसरे वर्ड की विशेषता बतला रहा हो तो वो कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष भी मैंने आपको बता दिया, कर्ता ने, कर्म को, करण से, में, पर, का, के, की, जब ये वर्ड से यूज हो तो वो तत्पुरुष होता है। गिनती हो तो द्विगु होता है। और अगर बहुब्रीहि, वो आपको बता ही दिया, किसी खास के लिए हो, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव जी। नीलकंठ हम हर किसी को नहीं बुलाते हैं, तो नीलकंठ सिर्फ शिव जी के लिए है, क्योंकि उन्होंने जहर का यानी कि विष का पान किया था, उनका गले तक जहर है, तो वहां पर ब्लू कलर का उनका आप देख भी सकते हो। तो उनको किस शब्द से संबोधित किया जाता है? नीलकंठ शब्द से। तो नीलकंठ हमारे शिव जी का नाम है, तो वो बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। तो उसको कैसे विग्रह करेंगे? नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव जी। तो अब हम चलते हैं आगे देर न करते हुए। बुद्ध भगवान की शिक्षाओं का सबसे पहला संग्रह किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में, मगधी भाषा में, प्राकृत में या पाली में? ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि बुद्ध भगवान ने जो शिक्षाएं लिखी थी वो उसका जो संग्रह किस भाषा में था सबसे पहला, तो वो पाली भाषा में था। आप टिक कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। दो नदियों के मिलाप के स्थान को क्या कहते हैं? जब दो नदियां जहां मिलती हैं तो उस स्थान को संगम कहते हैं। लेकिन मैं आपको बाकी के मतलब भी बता देती हूँ कि क्या है। जैसे कि उद्गम, उद्गम वो स्थान है, जरूरी नहीं आपको यही आए, इससे और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं मिलते जुलते। जैसे कि नदी जहां से निकलती है उस स्थान को उद्गम कहते हैं, ठीक है। तो नदी के निकलने वाले स्थान को उद्गम, संगम जहां पर नदियों का मिलन होता है यानी कि मिलाप होता है। लेकिन मिलाप वर्ड नहीं यूज किया जाता, दो लोगों के मिलने को मिलाप कहते हैं, लेकिन नदियों के मिलने को संगम कहते हैं। तो हम संगम को टिक कर लेंगे। और द्वीप, द्वीप यानी कि हमारा आइलैंड, वो जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है उसे द्वीप कहते हैं। तो ये तो ऑब्वियस नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। पवित्रा के भाई के पापा की मम्मी पवित्रा से किस प्रकार संबंधित है? इस तरह के ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने देखे हो, कि सबसे पहले अपने आप को भी लेट कर सकते हैं या किसी अपने रिश्तेदार को या अपने आप को इसको लेट कर लो कि आप वही हो, तो बड़ी जल्दी ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। जैसे कि है पवित्रा के भाई के पापा की मम्मी, तो यानी कि अगर पवित्रा मैं हूं तो मेरे भाई के पापा, भाई के पापा कौन होते हैं? फादर, मेरे खुद के फादर हुए, ठीक है। तो पवित्रा के भाई के पापा। अब पापा की मम्मी यानी कि मेरे फादर की मम्मी, फादर की मम्मी यानी कि दादी हो गई, ठीक है। तो क्या है, पवित्रा से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि पवित्रा यानी कि मैं और मेरी दादी, तो क्या संबंध हो गया? ये दादी का, ठीक है। तो इस तरह अपने आप पर लेट करके आप बड़ी इजीली पता लगा सकते हैं। किसी और लेडी पे भी ले सकते हैं कि जैसे हमारे सामने कोई भी लेडी है, उसको हमारे ध्यान में रख सकते हैं, हमारी रिश्तेदार है कोई, कि उसके भाई, तो हमें पता होगा कि अगर कोई भी लेडी है उसका जो भाई का पापा होगा वो उसके भी पापा होंगे, ऑब्वियस है।
ठीक है, तो उसके पापा की मम्मी उसकी दादी लगेगी। तो ठीक है, इस तरह से जब हम रिलेट करके करते हैं किसी के साथ तो फटाफट से हमारा क्वेश्चन हो जाता है और गलत नहीं होता। बार बार सारे ऑप्शंस देख के कंफ्यूज नहीं होना है हमने। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समांतर श्रेणी यानी कि एपी, एपी की यहाँ बात हो रही है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए समांतर श्रेणी, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं आपको ये एपी दे रखी है। तो ये निम्नलिखित श्रृंखला में 17वीं संख्या यानी कि 17th नंबर पे कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इस तरह के एपी के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो सबसे फर्स्ट नंबर होता है उसको ए लेट कर लेते हैं कि ये ए है। तो यानी कि हमारा यहाँ पर ए क्या हो गया, सबसे फर्स्ट नंबर 6। फिर हमें डी निकालना होता है, बताती हूँ क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला है हमारा एपी की टर्म निकालने का। सबसे पहले ए जो फर्स्ट नंबर होता है उसे ए बुलाते हैं, ये ए हो गया। अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, कोई भी दो टर्म्स को, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को, जैसे कि ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को जब हम माइनस करेंगे यानी कि a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 कोई भी, तो हमारा जो डिफरेंस आएगा उसे d से डिनोट करेंगे। अब 10 में से 6 गया यानी कि 4। अब मेरे पास d भी आ गया, मेरे पास a भी आ गया। कौन सी संख्या निकालनी है मुझे, 17th नंबर वाली। जब भी मुझे 17th निकालनी है तो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n यानी कि 17 नंबर की निकालनी है, तो 17 में से 1 गया 16, तो हमेशा a प्लस 16d। यानी कि अगर आपको 18 निकालनी है तो a प्लस 17d हो जाएगा। तो जोन से भी नंबर की निकालनी है, मान लो 5th निकालनी है तो हम a प्लस इसमें से एक माइनस करेंगे 4d। तो इस तरह से हमारा आंसर निकलेगा। अब हमें तो 17 निकालनी है तो a17 a प्लस 16d। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, a क्या था हमारा 6 प्लस 16, अब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। d क्या है हमारा 4, तो 16 4 जा और 16 4 जा 64 प्लस 6 यानी कि मेरा 70 आ जाता है। तो इस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं एपी के क्वेश्चंस। तो जब भी एपी दिया फर्स्ट टर्म को फटाफट से ए मान लिया, दोनों का फटाफट से मन में ही डिफरेंस कर लिया। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये नेक्स्ट नंबर बड़ा होना चाहिए। अगर नेक्स्ट नंबर बड़ा है इसमें से इसको माइनस करना है। अगर ये बड़ा ये छोटा हो तो माइनस में आंसर आएगा। यानी कि ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। तो अगर a3 माइनस a2 करेंगे यानी कि 14 माइनस 10 करेंगे हम। अगर यहाँ पर छोटा नंबर हो यानी कि बाद में छोटा हो रहा हो, एपी कम हो रही हो, तो माइनस में डी आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें 17 नंबर की संख्या निकालनी है, 15 की निकालनी है, तो हम क्या कर लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन यानी कि जिस नंबर की निकालनी है उसमें से एक माइनस किया इंटू डी। तो यहाँ पर a भी मुझे मालूम था, d भी मुझे मालूम था, पुट किया और मेरा आंसर आ गया। तो 70 कर लेंगे कि कौन सा हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं 8 क्वेश्चन। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन तो जरूर आते हैं, पक्का आने ही आने हैं आपको, तो ये ध्यान से आपको कर लेने हैं। अमित 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। तो आपको देखने में लगेगा यार कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से करिए, 1 मिनट भी नहीं लगता और फटाफट से हो जाता है। कैसे, अब क्या है, सबसे पहले तो आपको दिशाओं का अच्छे से पता होना चाहिए, डायरेक्शंस का। ये हमारी हो गई ईस्ट यानी कि पूर्व, इंग्लिश और हिंदी दोनों बच्चों के लिए मीडियम के। ये हो गया हमारा वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा, और ये हो गई हमारी उत्तर यानी कि नॉर्थ, और नीचे हो गई हमारी साउथ यानी कि दक्षिण। सबसे पहले तो दिशाएं बिल्कुल पक्की कर लीजिए, ठीक है। अब दिशाएं यहाँ पर पक्की कर लीजिए। ये हमारी ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये ऊपर उत्तर है, नीचे हमारा दक्षिण यानी कि साउथ है, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि मैं अब चल रही हूँ, मैं जब इस डायरेक्शन में चल रही हूँ किसी भी डायरेक्शन में, तो मेरा फेस इस साइड होगा, ऑब्वियस है। अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रही हूँ तो मेरा फेस इधर की तरफ होगा। तो ये चीज भी अपने माइंड में ध्यान रखनी है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले है अमित। अब मान लो कि अमित यहाँ खड़ा है, ठीक है। 15, इस पॉइंट को कुछ भी ले सकते हैं हमें, इस पॉइंट से 15 किलोमीटर पूर्व, पूर्व क्या हमारा इस साइड, तो अमित इस साइड चल रहा है, तो 15 किलोमीटर वो चला। जैसे कि अब देखो, अगर मैं चल रही हूँ इस साइड पूर्व की तरफ, तो यूं चल रही, तो मेरा फेस तो इस साइड होगा ना। अब वो कह रहा है कि वो फिर बाएं मुड़ रहा है। जो राइट हैंड साइड होती है हमारी उसे दायां बोलते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसे बायां, यानी कि उस साइड जाना है उसने। तो हमारा क्या किया, यानी कि वो सीधा यूं आ रहा है तो बाएं तरफ चला गया। कितना गया बाएं, बाएं उधर
दाएं इधर, यानी कि लेफ्ट को बाएं बोलेंगे। इस साइड हो गया बायां और इस साइड हो गया दायां। तो बाईं तरफ मुड़ गया वो, और कितना चला है 5 किलोमीटर। ठीक है, चला गया। नेक्स्ट है वो फिर बाएं मुड़कर, अब आप यूं जा रहे हो सीधा तो बायां यूं हो गया, दायां इधर, दायां मीन्स राइट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड। वो फिर से बाएं मुड़ रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड जा रहा है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर फिर चला। अमित अब आरंभिक बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है, यानी कि अगर वो यहाँ खड़ा है तो स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट से वो कितनी दूर है। अगर मैं ध्यान से देखती हूँ तो ये तो मेरा रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि आमने सामने की साइडें मुझे बिल्कुल बराबर दिख रही हैं और जो भी डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि 15 चला, फिर 5 चला, फिर 15 इधर आ गया। तो हमने देखा ये तो रेक्टेंगुलर फॉर्म हो रहा है, तो आमने सामने की साइडें ये बराबर है, तो ये भी 5 है तो ये भी 5 होगी। कितना आसान क्वेश्चन था और देखने में लग रहा है कितना डिफिकल्ट। तो जब भी ऐसे डायरेक्शन के क्वेश्चन आए फटाफट से एक तो ये आपको लर्न करके रखना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है आपका फेस उस डायरेक्शन में होगा। तो लेफ्ट बायां और दायां मीन्स राइट, ये दो चीजें अगर आप याद रख लेते हैं तो ये क्वेश्चंस तो बहुत जल्दी से हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो फिर हमारा कौन सा आंसर हो गया 5। अगर मैं यहाँ पर ये देखती कि वो पहले 15 चला, फिर 5 चला, फिर 15 चला, तो ऑब्वियस है काफी ज्यादा चला होगा। तो इसमें से मैं इनको प्लस करके 30 और 5 35, मैंने देखा उस दिन किसी को ये क्वेश्चन दिया उसने 35 लिख दिया कि मैडम ये तो ऐड ही करना था, मैंने ऐड कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, डायरेक्शंस में हमें ध्यान से देखना पड़ता है कि वो किधर जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना पड़ता है। तो ज्यादा ना देर करते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ZXY और हमें आगे दे रखा है EDC, तो आगे क्वेश्चन मार्क है कि क्या आना चाहिए। अब हमें CD का इसके साथ तो कुछ रिलेशन दिख नहीं रहा कि ZXY, लेकिन CD का हमें EDC के साथ रिलेशन दिख रहा है, जैसे कि C, D और E। यहाँ पर EDC है, यानी कि E आगे आ गया और C पीछे चला गया और D बीच में रहा है, यानी कि CD हमारा EDC बन गया यहाँ का। तो हम क्या देखते हैं कि ZXY क्या बनेगा, क्योंकि XYZ को ही घुमाया हुआ है तो ऑब्वियस है इनमें से ही आंसर है। तो ZXY को जिस तरह से इसको करा है हमने, ZXY को भी ऐसे कर देंगे, यानी कि Y को इधर ले आएंगे, आगे Z को पीछे ले जाएंगे और ये बीच में रहेगा। तो हम सेम ट्रेंड को फॉलो करेंगे, जिस तरह से हमारा आंसर इजीली मिल जाएगा, क्योंकि इसको पीछे ले गए हैं, इसको आगे, और ऐसे। अगर आप लिख के करना चाहते हो तो लिख के भी कर सकते हैं, पर ऑरली भी इस चीज को कर सकती हूँ। देखते हैं कैसे, अब जल्दी से बताती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ देखा तो मुझे दिख रहा है C एंड में चला गया, फर्स्ट वाला लास्ट हो गया है, E वाला फर्स्ट हो गया, यानी कि लास्ट वाला, बीच वाला बीच में ही रहा है। तो यही चीज फॉलो करूंगी, Z को मैं लास्ट में लिख दूंगी, Y जो लास्ट था वो फर्स्ट बन जाएगा और बीच वाला वही रहेगा। तो YXZ हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से जल्दी से भी हम कर सकते हैं बिना लिखे भी, लेकिन समझाने के लिए मैंने ऐसे करा है, लेकिन आप पेपर में फटाफट से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। दो बहनों की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज 3:4 की रेशो में है, तो 10 साल बाद उनकी आयु यानी कि उनकी एज क्या हो जाएगी 4:5 की रेशो में। तो दो बहनों की प्रेजेंट एज हमें पता लगानी है, वर्तमान आय। तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों बहनों की जब भी ऐसे रेशो में एज दे रखी हो तो हमेशा उसको एक्स में लेट कर लेते हैं, यानी कि दोनों बहनों की एज ले ली मैंने 3x और 4x की रेशो में। अब 10 साल बाद जब भी किसी चीज को 10 साल ऐड करने हैं, दोनों जने तो दोनों 10-10 साल बड़ी होंगी, तो वो 3x + 10 हो गई और दूसरे की 4x + 10 हो गई। अब वो जो रेशो है वो कह रहा है 4:5 की रेशो में हो जाएगी। जब हम 10-10 साल दोनों में ऐड करेंगे, यानी कि 10 साल बाद दोनों की जो एजिस की रेशो है, उम्र की जो रेशो है वो 4:5 हो जाएगी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे, जब भी = के दोनों साइड हो, तो 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो और पूरी ब्रैकेट से होगा, ऐसा नहीं है कि एक नंबर से होगा। तो 5 3 = 15x, 5 10 = 50 और यहाँ पे 4 इस पूरी ब्रैकेट से होगा, तो 4 4 = 16x और 10 4 = 40। अब हम क्या करेंगे, जो सेम है लाइक टर्म्स है, यानी कि x वाली उनको एक साइड ले गए। यहाँ पे 15 का कोई नहीं है मार्क, यानी कि प्लस है, वहां जाकर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 50 - 40 हो जाएगा, क्योंकि 40 वहां पे प्लस हो रहा था। तो इस तरह से लाइक टर्म्स को अकेले अकेले कर लिया, एक साइड कर लिया।
16 में से 15 गया x और 50 में से 10 गया, 50 में से 40 गया 10। ये तो मेरी निकली है अभी सिर्फ x की वैल्यू। हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें दोनों बहनों की प्रेजेंट एज की रेशो तो ये दे रखी थी 3x और 4x। x आ गया हमारा 10, तो पहले 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 10 30, और ये हो गया 40, यानी कि 30 और 40 एज हमारी निकल जाती है दोनों की। तभी तो देखो रेशो करेंगे, कट करेंगे तो 3:4 रेशो बन जाती है। चेकिंग भी हो गई हमारी, ठीक है। तो क्या है कि हमारा आंसर आ गया 30 और 40 वर्ष ये वाला। तो दोनों बहनों की वर्तमान आय निकल आई। तो जब भी आपको एज वाले क्वेश्चन आए और उनकी रेशो दी हो, फटाफट से आपने क्या करना है, उनको एक्स में लेट कर लेना है, जैसे कि 3x 4x। फिर हमारे को देखना है कि क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 10 साल बाद, तो दोनों की एजेस मैंने 10 प्लस कर दिया, उनकी एजेस की रेशो लिख ली, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त जो गलती होती है मैंने आपको बता दिया कि बच्चे एक ही नंबर से कई बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर ब्रैकेट है 2 या 3 नंबर है, सभी से वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लिया पूरी ब्रैकेट से, इसको भी कर लिया। इक्वेट करके लाइक टर्म्स को इकट्ठे कर लेंगे, जैसे x x के साथ हो गया और नॉर्मल नंबर उसके साथ कांस्टेंट। तो हमने आंसर निकाल लिया x का 10। अब यही नहीं छोड़ना है, हमें क्या करना है, हमें दे रखी थी कि प्रेजेंट एज की रेशो निकालनी है। अगर प्रेजेंट एज की मांगी जाए तो 3x और 4x में वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमें 10 साल बाद की एज मांगी जाए, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, तो 4:5 की रेशो में हमें करना होता, तो 40 और 50 होता आंसर, ठीक है। अब आपका 30 और 40 आ गया आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आई होगी वीडियो अच्छे से। अगर इस तरह की और वीडियो आप चाहते हैं नियर फ्यूचर में आपके लिए बनाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसको ना भूलें।